अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी निम्रा एंड समर, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? कैन यू हेयर मी? निम्रा एंड समर, हाउ आर यू बेटा? कैन यू हेयर मी? जी बेटा, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हम लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। मीनवाइल जो भी 2-4 स्टूडेंट फ़िलहाल तो मुझे शो हो रहे हैं, बट मीनवाइल बाकी स्टूडेंट भी हमें जॉइन कर लें तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ओके जी, आई थिंक एंडोकार्डाइटिस पढ़ रहे थे हम। एंडोकार्डाइटिस के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे, शॉर्टली लेयर्स को डिस्कस कर लिया था, रिपीट कर लिया था, और पैथोफिजियोलॉजी भी हो गई थी आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली, पैथोफिजियोलॉजी आपको यही बताया था कि कोई भी जो हार्ट के अंदर इनर लेयर में कोई भी डैमेज एरिया होता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सिंपली एक एरिया मिल जाता है वहाँ पे ग्रो करने के लिए, तो वो एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देते हैं। कॉजेज इसमें क्या क्या बेटा? बैक्टीरिया कॉजेज हो सकते हैं, फंगस और अदर जर्म्स दैट कॉज एंडोकार्डाइटिस माइट एंटर योर ब्लड स्ट्रीम थ्रू। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं? सबसे पहले तो एवरीडे oral activities से activities such as brushing your teeth or other activities that could cause your gums to bleed can allow bacteria to enter your bloodstream, especially if you do not floss or your teeth and gums are not healthy. Secondly, an infection or other medical condition such as bacteria may spread from an infected area such as कोई skin sore already आपको था, कुछ और medical conditions हो सकती है जैसे gum diseases and sexually transmitted infections and certain intestinal disorders such as inflammatory bowel diseases can also give bacteria the opportunity to enter your bloodstream. अच्छा बेटे, ये काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि इसमें कोई समझाने वाली बातें नहीं होती, फिर भी अगर अगर मुझे ऐसा लग रहा है और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लिया करें रोक कर। कैथेटर्स के थ्रू एंटर हो सकते हैं। बैक्टीरिया कैन एंटर योर बॉडी थ्रू अ कैथेटर। दिस इज मोर लाइकली टू अकर इफ द कैथेटर इज इन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा नीडल्स है विच आर यूज फॉर टैटोज एंड बॉडी पियर्सिंग। द बैक्टीरिया दैट कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस कैन ऑल्सो एंटर योर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द नीडल्स विच आर यूज फॉर टैटोइंग और बॉडी पियर्सिंग। इसके अलावा बेटे आईवी इलीगल ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, सो कंटामिनेटेड नीडल एंड syringes are a special concern for people who use illegal intravenous drugs such as heroin or cocaine. Often individuals who use these type of drugs don't have access to clean unused needles or syringes. Certain dental procedures, some dental procedures that can cut your gums may allow bacteria to enter your bloodstream. सो रिस्क फैक्टर क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोस्थेसिस कोई हार्ट के अंदर मौजूद हैं या पेसमेकर लगा हुआ है या आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स हैं, तो ऐसे ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर जाएं। बाकी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ एंडोकार्डाइटिस, डैमेज्ड हार्ट वॉल्व्स एंड हिस्ट्री ऑफ आईवी इलीगल ड्रग यूज़। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? पेशेंट को फीवर एंड चिल्स होगा, अ न्यू और चेंज्ड हार्ट मर्मर, फटीग, aching joints and muscle, night sweats, shortness of breath, paleness, persistent cough, swelling of the feet, legs and abdomen, unexplained weight loss, blood in the urine, tenderness in the spleen, Osler's nodes and पटेगी। Osler nodes किस किस्म के होते हैं आपको दिखा देते हैं। ये जो आपको हथेली के ऊपर छोटे छोटे से रेड कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली Osler nodes। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या है? ब्लड कल्चर करवाया जाता है देखने के लिए कि कौन सा पैथोलॉजिकल ऑर्गन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है। बाकी ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम करवाई जा सकती है, ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन और एमआरआई। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो बेटा एंटीबायोटिक्स है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस यही है कि हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कल्चर करवा के सेंसिटिविटी चेक करके पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। और सर्जरी कब ज़रूरत पड़ती है? अगर इन्फेक्शन डैमेज कर देता है आपके हार्ट वॉल्व्स को बहुत ज़्यादा, सम टाइम नीडेड टू ट्रीट
endocarditis, which is caused by a fungal infection. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एट 2 to 4 लीटर per minute to maintain or improve oxygenation, minimize oxygen demand to decrease anxiety, maintain patient on bed rest if in acute heart failure, administer multi-IV antibiotic regime as ordered, administer antipyretics as ordered and as needed, prepare the patient for anticipated surgical intervention to repair or replace affected valves. All invasive lines or wounds should be assessed daily for any redness, tenderness, warmth, swelling, drainage or any other sign of infection. So इसके अलावा patient and their family are instructed about any activity restriction, medication and signs and symptoms of infection. The nurse provides the patient and family with emotional support and facilitate coping strategies during the prolonged course of infection and antibiotic treatment required. If the patient received surgical treatment, the nurse provides post-operative care and instructions. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं पेशेंट एंडोकार्डाइटिस के साथ है? हार्ट प्रॉब्लम्स उससे हो सकती है बेटा, जैसे हार्ट मर्मर्स हैं, हार्ट के वॉल्व्स डैमेज हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव पार्ट ऑफ ऑल ऑफ योर बॉडी सच एज सिंपल पैरालिसिस हो सकता है, पॉकेट्स ऑफ कलेक्टेड पस यानी पस की कलेक्शन हो सकती है जिन्हें हम बेसिकली एब्सिस फॉर्मेशन कहते हैं, दे डेवलप इन द हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स. इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एन इन्फेक्टेड वेजिटेशन दैट ट्रेवल टू द लंग्स एंड ब्लॉक अ लंग आर्टरी, क्योंकि जाहिर है वो आपको पता है इतना क्लोज है एक तो लंग्स के हार्ट में, अगर वो इन्फेक्टेड वेजिटेशन अगर वो वहाँ से जो है वो अनक्लॉग होके ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू और अगर लंग्स में जाके किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा तो जाहिर सी बात है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है. इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गन्स है उन्हें भी डैमेज कर सकता है, जैसे किडनी डैमेज है, स्प्लीन एनलार्ज होगी और एक जगह पे आपको पता है कि अगर बॉडी के एक हिस्से इन्फेक्शन है तो वो दूसरे किसी भी बॉडी के हिस्से में स्प्रेड हो सकता है. दिस इज़ वेरी कॉमन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन. प्रिवेंशन, जाहिर है रिस्क फैक्टर्स को हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हम किस तरह से प्रिवेंशन करते हैं. प्रिवेंशन में सबसे पहले वही जो जो रिस्क फैक्टर है, जैसे डेंटल हेल्थ आपको बता दिया, डेंटल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, अपना डेंटल जो प्रोसीजर है वो आप इंश्योर करें कि प्रॉपरली एसेप्टिक और स्टाइल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके किया जाए. सो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज़ से खुद को. सो डेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है इसके लिए. इसके अलावा बॉडी पियर्सिंग और टैटूज़ वगैरह को बिल्कुल अवॉइड करें or seek prompt medical attention if you develop any type of skin infection, open cuts or sores that don't heal properly. And preventive antibiotics ले. एंटीबायोटिक आर रिकमेंडेड बिफोर ये प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक है, हर उस प्रोसीजर से पहले हम दे देते हैं जिसमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा. जैसे डेंटल प्रोसीजर है जिसमें आप गम वगैरह को कट कर रहे हैं, किसी टिश्यू को, पार्ट ऑफ द टीथ को, तो जाहिर है आप एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया को कि वो इन हो सकता है. सो हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं. बाकी प्रोसीजर जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है, स्किन इन्फेक्टेड है या टिश्यूज़ हैं जो कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द रेफरेंस. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक एंडोकार्डाइटिस से रिलेटेड तो पूछ लें. मीनवाइल मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करती हूँ. बाकी आप तमाम स्टूडेंट्स को बार बार ये चीज़ मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप अपनी बुक खोलें एमएसएन की और डिटेल में हर टॉपिक को बुक में से ज़रूर पढ़ना है सबने. आपके टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो पीपीटी में चीज़ें कवर की सिर्फ उसमें से मैं आपको टेस्ट या फिर आपका पेपर आएगा.
आपकी जो पूरी ब्रूनर सुधार की बुक है, हर टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ना होगा। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, वेदर वो टेस्ट पेपर है या फिर आपका एग्जाम्स का पेपर है। ठीक है, यू आर नॉट एनी मोर चिल्ड्रन के बहुत स्टार्टिंग में मैंने 2 यूनिट बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करवाए आपके, जस्ट लाइक स्पून फीडिंग, बट अब हमारे पास टाइम कम है, शॉर्ट है, सो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। कुछ वेसल से रिलेटेड भी हम चीज़ें देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारे, डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, पोइसलोज लॉ और फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं ब्लड फ्लो के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, साइन एंड सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, complication and assessment and diagnostic findings of atherosclerosis, then we how we have to manage the patient and how we have to prevent the atherosclerosis. So atherosclerosis सबसे पहले देख ले होता क्या है। atherosclerosis also known as the arteriosclerotic vascular diseases, ASVD also. It is the condition in which an artery wall thickens as the result of a buildup of fatty material such as cholesterol affecting arterial blood vessel. सिंपली जो इसमें बेसिकली आपकी जो आर्टरी की वॉल होती है वो थिकन हो जाती है। क्यों थिकन हो जाती है? क्योंकि फैटी मटेरियल जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है उसकी डेपोजिशन की वजह से आर्टीरियल वेसल्स जो हैं, आपकी ब्लड वेसल जो हैं, वो नैरो हो जाती है, थिकन हो जाती है। अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, white blood cells, and promoted by low density lipoprotein without adequate removal of fat and cholesterol form the macrophages by functional high density lipoproteins. सिंपली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जैसे इंजरी भी हो सकती है कोई आपकी ब्लड वेसल्स को, तो उसकी वजह से बॉडी में फ़ौरन से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है वहाँ आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और प्लस वहाँ पे ऑलरेडी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जमा है, और आपको पता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको मज़ीद ख़राब करती हैं, मज़ीद जो वेसल्स हैं उसको नैरो करती हैं। It is commonly referred to as hardening or furring of the arteries. It is caused by the formation of multiple plaques within the arteries. It can restrict the blood flow. This is really understood. जिस तरह से एक पाइपलाइन होती है, सेम इज द केस विद ब्लड वेसल्स, उसमें अगर इस तरह से पाइपलाइन में कचरा फंस जाता है तो ब्लड फ्लो, सॉरी, वाटर का फ्लो कम हो जाता है। सेम इज द केस विद द vessels. These plaques can also burst, causing a blood clot. Although atherosclerosis is often considered a heart problem, it can affect arteries anywhere in your body. Atherosclerosis is a preventable and treatable condition. इम्पॉर्टेंट टर्म्स को इसके साथ जो आपको आगे सुनने को मिल सकती हैं या आपके एग्जाम में डेफिनेशंस आ सकती हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। जैसे बेटा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इट इज़ अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और लार्ज आर्टरीज, वेयर इज arteriolosclerosis, it is any hardening and loss of elasticity of arterioles यानी small arteries. इसके बाद atherosclerosis, this is hardening of an artery specifically due to erythematous plaque, फिर हम उसे atherosclerosis कहते हैं अगर erythematous plaque की वजह से हो जाए। Atherogenic word is used for substance or processes that cause atherosclerosis. Atherogenic वो substance होगा या process होगा जिसकी वजह से atherosclerosis हो रहा है। Atherogenesis is basically the development process of erythematous plaque. पॉइसलर्स लॉ को हमने लिंक करना है इस चीज़ के साथ कि ब्लड फ्लो जो है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। देखें, ये मैंने पॉइसलर्स लॉ जो है उसका एक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ज़ाहिर है इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई एक पाइप लाइन होती है, कोई एक ट्यूब होती है, सेम इसी तरह से आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उनके जिस तरह से एक पाइप लाइन में फ्लो करता है कोई भी फ्लूइड तो उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसी तरह से ब्लड वेसल्स के ऊपर भी जब के दरमियान जब ब्लड फ्लो करता है तो उस पर भी कुछ फैक्टर्स जो हैं उसके फ्लो पर इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर इसमें हम एल ले लें ट्यूब की लेंथ को, आर ले लें उस ट्यूब का रेडियस, ठीक है, और प्रेशर जो है, प्रेशर का डिफरेंस यानी दोनों P1 एंड P2, विस्कोसिटी उसमें से जो भी फ्लूइड गुजर रहा है जैसे पानी है या ब्लड है उसकी थिकनेस या विस्कोसिटी क्या है, और क्यू विल बी द क्वांटिटी यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जिस तरह से ये सारी चीज़ें किसी भी पाइपलाइन में फ्लूइड गुजरने को इफेक्ट करती हैं, इसी तरह
से डिफरेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड के फ्लो को और ब्लड के प्रेशर को, किसी भी हमारी जो बॉडी का सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें इफेक्ट करती हैं। जैसे कार्डियक आउटपुट है बेटा, ज़ाहिर है अगर हमारे पास एक अमाउंट में यानी हार्ट से ही कम ब्लड निकलेगा तो वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी कम ही जाएगा और हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्लड फ्लो के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम होगा। इसी तरह से कंप्लाइंस है यानी इलास्टिसिटी उसकी कितनी है, कितना वो फ्लो को, अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा आता है तो वो कितनी एक्सपेंड कर सकती है, कितना ज़्यादा वो रिलैक्स कर सकती हैं हमारी ब्लड वेसल्स। इसी तरह से ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड की विस्कोसिटी यानी ब्लड की थिकनेस इफेक्ट करती है हमारे ब्लड फ्लो पे, और उसके अलावा लेंथ एंड डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल्स। होप सो कि ये बड़ी कॉमन सी अंडरस्टूड आ जाने वाली, समझ आ जाने वाली बात है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिए बेटा। कॉजेज क्या होते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स विद डैमेज, मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो ये जो है डैमेज या इंजरी जो ब्लड वेसल्स को होती है उनकी वजह से भी ये हो सकता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स विद डैमेज और इंजरी टू द इनर लेयर ऑफ एन आर्टरी। ये डैमेज जो होते हैं दे में बी कॉज्ड बाय या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इनर लेयर डैमेज हो सकती है, एकदम प्रेशर से ज़ाहिर है उसके अंदर ब्लड आएगा तो जो है वो हो सकता है ऐसा। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा कोई इरिटेंट हो सकता है जैसे निकोटीन है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेज़ है जैसे डायबिटीज़, बड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया था कि डायबिटीज़ का क्या लिंक है हमारी माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ेज़ में पढ़ाया था कि डायबिटीज़ का आपके वेस्कुलेचर के साथ, वेस्कुलर सिस्टम के साथ क्या लिंक है। ठीक है जी। सो एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखें तो एस्टिमेटेड 10-year रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकॉर्डिंग टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर लेवल विच इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन 10 years। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है मैन और वुमेन दोनों में कि जिन लोगों का हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है तो उनमें कितने ज़्यादा चांसेस हैं या रिस्क है कि उनको एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर और कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज जो है वो डेवलप हो सकती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये बेटा लेस प्रेवलेंट है इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन, अफ्रीका एंड एशिया एंड मोर प्रेवलेंट है इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। मोर्टेलिटी यूएस में इसकी तकरीबन 5 टाइम हायर है देन जापान एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डाटा फॉर द ईयर 2004 फॉर अबाउट 65% ऑफ मैन एंड 47% ऑफ वुमेन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है वो हार्ट अटैक है और सडन कार्डियक डेथ है। पैथोफिजियोलॉजी इस डिजीज़ की देख लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है बेसिकली डेवलप होता है एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टेरियल वॉल टू एंडोथेलियल इंजरी। पहले बताया कि जो आपकी इंटरनल लेयर है वेसल्स की, जो आर्टेरियल वॉल की इनर लेयर है एंडोथेलियल, उसको इंजरी होती है तो बॉडी में एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी आपकी शो करती है, उसी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है मोस्ट कॉमनली। लीजन प्रोग्रेशन अकर थ्रू, एक लीजन बनता है सबसे पहले, ये किस प्रोग्रेशन यानी बढ़ना शुरू होता है थ्रू इंटरेक्शन ऑफ मॉडिफाइड लिपोप्रोटीन। किन किन चीज़ों से मिलकर वो एक लीजन बनता है या फिर वो फर्दर प्रोग्रेस करता है, वहाँ पे कुछ लिपोप्रोटीन ज़ाहिर है हायर, अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियसली मोनोसाइट डिराइव मैक्रोफेजेस वहाँ पर आएंगे, आपके टी लिम्फोसाइट्स आएंगे एंड द नॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द आर्टेरियल वॉल। ये सब मिल के जब एक, जाहिर है उसकी प्लेस तो नहीं है ना, और इस तरह से इकट्ठा एक्यूमुलेट होना भी उसकी प्लेस नहीं है, सो इस वजह से लीजन बनता भी है वहाँ पर एक्यूमुलेशन होने की वजह से और प्रोग्रेस भी करता है। The contemporary view of atherosclerosis is expressed by the response to injury hypothesis। यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम और ज़्यादा डिटेल में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, या पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस यूज़ होता है जिसे हम रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस कहते हैं। रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी होगी, फिर लिपोप्रोटीन की अक्यूमुलेशन होगी, फिर वहाँ पर मोनोसाइट्स आके एंडोथेलियल के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे, एडहेजन शुरू हो जाएगी उसकी। उसके बाद एसएमसी यानी वो जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वेसल्स के, भी तो आपको पता है ना बेटा स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, सो स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको पता है हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो तो फौरन से वहाँ स्वेलिंग होने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ जो मौजूद टिश्यूज और सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो आपके स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन हो जाएगी सेल्स के बाहर, जो सॉरी
सेल्स के अंदर जो वो मैट्रिक्स था एक नॉर्मल अमाउंट में मौजूद होता है ना, वो भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। कुछ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जो कि ज़ाहिर है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के वजह से रिलीज़ होते हैं, और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो भी वहाँ पर आकर एडहेजन करना शुरू कर देते हैं, चिपकना शुरू कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो मैंने स्टेप्स आपको यहाँ बताए हैं, इसी से आपको समझ आ गया होगा कि एक ब्लड वेसल जिस तरह से अल्लाह ताला ने नॉर्मल बनाई है, अगर वहाँ ये इस तरह से एबनॉर्मली चीज़ें आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। कि बेसिकली जब वो एबनॉर्मली आके चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी तो जो ब्लड का फ्लो है, क्योंकि डायमीटर कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, और जो ब्लड का फ्लो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। और उसमें सेकंड सिनेरियो यही है कि अगर ये प्लाक जो फॉर्मेशन हो जाती है, ये प्लाक अगर वहाँ से डिटैच हो जाता है, ब्लड के साथ ट्रैवल करना शुरू कर देता है, तो आपकी किसी भी इंपॉर्टेंट आर्टरी में जाके ये उसे क्लॉग कर सकता है और जो है अरेस्ट का बाइस बन सकता है। ये पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है उन्हीं तमाम फैक्टर्स की जो मैंने आपको भी बताया कि एंडोथेलियल इंजरी होती है तो हमारी बॉडी में ज़ाहिर है इंजरी की तरफ रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है। आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके वहाँ पे लिपिड्स ऑलरेडी मौजूद है, लिपोप्रोटीन वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। वो इसके अलावा आपके स्मूथ मसल सेल्स जो हैं उनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जो है कॉलेज जो प्लैक है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ डिटेल में भी आपको मैंने इन तमाम स्टेप्स को अभी वन बाय वन फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी है विद रिजल्टेंट एंडोथेलियल डिसफंक्शन कॉजिंग इंक्रीज परमिएबिलिटी ल्यूकोसाइट एडेशन एंड थ्रोम्बोसिस। होता क्या है कि बेसिकली जब एंडोथेलियल को इंजरी होती है तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का कि ये जो मेम्ब्रेन है ना हमारी ब्लड वेसल की, उसकी बेटा परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वरना नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट आके उसके साथ चिपक जाते हैं। बेसिकली इंजरी होने की वजह से उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बस ये सारी चीज़ें आके उसके साथ एडेजन शुरू कर देती हैं। फिर बेटे अक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन है, मेनली जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और उसके ऑक्सीडाइड फॉर्म्स है इन द वेसल वॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिकमिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्री रेडिकल्स particularly oxygen free. When oxidized low density lipoprotein comes in contact with an artery wall, a series of reactions occur to repair the damage to the artery wall caused by oxidized LDL. Cholesterol can move in the bloodstream only by being transported by lipoprotein. Basically जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मौजूद है, एलडीएल जो मॉलिक्यूल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो वो बेसिकली जो आर्टरी का वॉल है उसके पास आके इन कांटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो आर्टरी की जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने का जो है, यानी ऑक्सीजन बेसिकली जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना एलडीएल की, अब ऑक्सीजन वहाँ पे बेसिकली आ रही होती है एलडीएल के साथ ज्वाइंट होके, ताकि आर्टीरियल वॉल का जो डैमेज है उसको रिपेयर कर सके। लेकिन जाहिर है ऑक्सीजन तो यूज़ होगी, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़ाहिर है ब्लड स्ट्रीम का आपके हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर यूज़ होगी भी तो प्रोटीन सॉरी जो लिपिड्स हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड स्टेप था बेटे मोनोसाइट की एडहेजेंस आपकी एंडोथेलियम के साथ, फॉलोड बाय माइग्रेशन इनटू द इंटीमा। इंटीमा आपको पता है कि जो आपकी आर्टरीज हैं उसकी लेयर है, फॉलोड बाय माइग्रेशन इनटू द इंटीमा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैक्रोफेजेस एंड फोम सेल्स। द बॉडीज इम्यून सिस्टम respond to the damage to the artery wall caused by the oxidized LDL by sending specialized white blood cells to absorb the oxidized LDL, forming specialized foam cells. Unfortunately, these white blood cells are not able to process the oxidized LDL and ultimately grow, then rupture, depositing a greater amount of oxidized cholesterol into the arterial wall. This trigger more white blood cells, continuing the cycle. अब क्या हुआ कि जब वो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल मैंने आपको बताया आके बाइंड होना शुरू हुआ तो हमारी बॉडी ये रिस्पॉन्स देना शुरू करती है, हमारा इम्यून सिस्टम, कि ये जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है इसको जाके ख़त्म करे। हमारे वाइट ब्लड सेल्स को ये ऑर्डर देती है। अब वहाँ आके वाइट ब्लड सेल्स आके ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कम्प्लीटली उसे ख़त्म नहीं कर पाते, तो इसलिए क्या होता है कि वो मज़ीद वहाँ पे आके ग्रो करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में जो है जो ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल है आर्टीरियल वॉल में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और फिर ये ज़ाहिर है जब वो आर्टीरियल वॉल में आके ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करेगी तो वो फिर
से ब्रेन को रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर से वो वाइट ब्लड सेल्स को भेजना शुरू करेगा। तो इस तरीके से ये एक पूरा साइकिल चलना शुरू हो जाता है। फिर बेटे प्लेटलेट की एडहेशन है कि उसके साथ सिंपल जो आपके प्लेटलेट्स हैं, फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट मैक्रोफेजेज एंड वास्कुलर वॉल सेल्स इंक्लूडिंग एसएमसी रिक्रूटमेंट ईदर फ्रॉम द मीडिया और फ्रॉम द सर्कुलेटिंग प्रीकर्सर। सिंपल फिर ये होता है कि आपकी बॉडी में जो फैक्टर्स है जिनका आपके इंफ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी का आपका देने का उनका काम है, और प्लेटलेट हैं वो दोनों भी आके आपकी जो उसकी लेयर्स है, मीडिया है, इंटीमा है, उनके साथ आके ज्वाइंट करना शुरू कर देते हैं। फिर स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन है। इवेंचुअली द आर्टरी जब जो है वो ज़ाहिर इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक है इट कॉजेज द स्मूथ मसल सेल to enlarge and form a hard cover over the affected area. This hard cover is what causes a narrowing of the artery, reduces the blood flow and increases blood pressure. ठीक है बेटा, समझ आ गया ये। उसके बाद लिपिड की अक्यूमुलेशन है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरी और विद इन द सेल्स अक्यूमुलेशन होती है। इफ लिपिड कंटेनिंग मैक्रोफेजेस इन द इंटीमा गिव राइज टू फैटी स्ट्रीक्स विद फर्दर इवोल्यूशन अ फाइब्रोफैटी एथेरोमा कंसिस्टिंग ऑफ प्रोलिफरेटेड एसएमसी फॉर्म सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड एंड ईसीएम इज फॉर्म्ड। फिर नेक्स्ट ये होता है, एक तो ऑलरेडी वो जो लिपिड्स मौजूद थे, फिर ये लिपिड्स आकर जो ज़ाहिर है मैंने आपको पहले बताया था कि वो लिपिड्स और वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। सो लिपिड कंटेनिंग जो मैक्रोफेजेस है ना इंटीमा की लेयर में, वो फर्दर फिर इस चीज़ को इवोल्यूशन देते हैं, फर्दर प्रोलिफरेशन करवाते हैं आपके स्मूथ मसल सेल्स की। सो स्मूथ मसल सेल्स और वो जो एक फॉर्मी सेल्स वहाँ मौजूद थे, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मज़ीद अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। सो पैथोजेनेसिस अथीरोस्क्लेरोसिस की जो है उसमें यह है बेटा कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारी एंडोथीलियल डैमेज हो सकती है, या फिर जैसे सिगरेट स्मोकिंग में आपको पता है टॉक्सिन्स मौजूद हैं, वो हमारी एंडोथीलियम को डैमेज कर सकते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके ब्लड में ज़्यादा हो गया है, वो आपकी एंडोथीलियम को डैमेज कर सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म के स्ट्रेसर्स जैसे फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। सो ये तो होगी सबसे पहले कॉजेज़ के जिनकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनकी एंडोथीलियम को डैमेज होगा। फिर क्या होगा जब आर्टरीज़ को डैमेज होगा, तो ये वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं ऑलमोस्ट के प्लाज्मा प्रोटीन एंटीमा के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, एलडीएल की ऑक्सीडेशन होगी, वो उसको लेगा क्यों, क्योंकि वो हील करना चाह रहा है ना ऑक्सीजन के थ्रू अपनी एंडोथीलियम को। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जब वो आपको बताया था कि जो एलडीएल के साथ ऑक्सीजन है उसे तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एलडीएल को हमारी बॉडी फुली रिजॉल्व नहीं कर पाती, मतलब उससे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से कुछ फोमी सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फोमी सेल्स हमारी बॉडी में चूँकि एज एन फॉरेन बॉडी होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, तो साइट इसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है और साइटोकाइन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये साइटोकाइन जब रिलीज होंगे तो जाहिर है कि जो आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, आपकी जो लेयर्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स की डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें जो मस्कुलर लेयर है, जो मसल सेल्स हैं, उनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक स्टेप पढ़ा था कि प्लेटलेट भी आके जो है वो उनकी प्लेटलेट्स की भी आके एडहेजन होना शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली एक साइकिल है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। जिस तरह से आपको बताया कि 4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके एंडोथीलियम को डैमेज कर रहे हैं, इसी तरह से एंडोथीलियम की डैमेज होने के बाद 2-3 प्रोसेस हैं जो स्टार्ट होते हैं। जैसे डायरेक्टली भी डैमेज होने की वजह से आपको पता है बॉडी में कहीं भी इंजरी हो, दिस इज़ रियली अंडरस्टूड। छोटा सा स्किन पर भी कोई कट लगता है तो आपके प्लेटलेट फ़ौरन आके वहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एडहेयर होना शुरू हो जाते हैं। सो ये 2-3 साइकिल्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और इंटरलिंक्ड होने की वजह से ही ये होता है कि बॉडी में एट द एंड हमारे पास क्या होता है कि वो जो डैमेज हमारी वेसल होती है उसके पास जो है एक एरिथीमा फॉर्मेशन हो जाती है, या उसे हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। Macrophage of an artery that supplies the heart with significant atherosclerosis and marked luminal narrowing। यहाँ मैंने आपको सिंपल ये दिखाया कि अगर ए पिक्चर में हम देखें, फिर बी में देखें, फिर सी में देखें, कि बेसिकली जो आपका ये ब्लड फ्लो है वो कितना ज़्यादा कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉल है, जो आपकी आर्टरी की वॉल है, वो थिकन होती जा रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है। अथीरोस्क्लेरोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। ये बेटा ग्रेजुअली डेवलप होता है, टिपिकली बिगिन हो जाता है इन अर्ली एडोलेसेंस एंड इज यूजुअली फाउंड इन मोस्ट मेजर आर्टरीज। देयर आर यूजुअली नो atherosclerosis symptoms until an artery is so narrowed or clogged that it could not supply adequate blood to your organ or tissues. Sometimes a blood clot completely obstructs the blood flow or even breaks apart
एंड कॉजेज ब्लड क्लोट्स दैट कैन ट्रिगर अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ये आपको पहले बता दिया था कि स्टार्टिंग में ज़ाहिर है उस वक्त तक आपको कुछ नहीं होगा जब तक आपको ब्लड सप्लाई आपके ऑर्गन्स को मिल रही है। अगर इतना ज़्यादा नैरो हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्लैक फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी कि आपकी ब्लड सप्लाई स्टॉप होना शुरू हो जाए, तभी आपको साइन सिम्टम अपीयर होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उस टाइम आपको सडन से साइन सिम्टम अपीयर हो कि ब्लड फ्लो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो अल्टीमेटली अगर हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ब्रेन को नहीं मिलेगी तो स्ट्रोक हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के जो सिम्टम्स है बेटा, ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी आर्टरी को उसने अफेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हार्ट की आर्टरीज में होता है तो ऑब्वियसली आपको सिम्टम्स होंगे, दे आर सिमिलर टू द हार्ट अटैक सच एज चेस्ट पेन यानी एंजाइना। एथेरोस्क्लेरोसिस की जो अगर उसने उस आर्टरीज को इफेक्ट किया है जो कि ब्रेन की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको वो सिम्टम्स होंगे, जैसे सडन आपको नमनेस और वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी आर्म्स और लेग्स में, स्पीकिंग डिफिकल्टी हो सकती है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, या फिर आपकी जो फेस के मसल्स है वो ड्रूप डाउन हो सकते हैं। बाकी एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आर्म्स और लेग्स की आर्टरीज को अफेक्ट कर रहा है, सो इट विल प्रोड्यूस डिक्रीज ब्लड फ्लो in your peripheral arteries. So symptoms आपको leg pain होंगे while you are walking. Sometime atherosclerosis definitely ये बेसिकली इसे करेंगे सिम्टम देंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ा और फर्दर बताने की कोशिश की है कि आपको पता है ब्लड वेसल्स की एक नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल है, इसकी आपको पता है इंटीरियर लेयर है, मीडिया मस्कुलर एडवेंटिशिया सबसे आउटर है, सबसे अंदर आपकी एंडोथेलियम है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये देखें जरा, जिस तरह से ये बिल्कुल अंदर वाली लेयर के साथ जैसे जैसे एक्टिविटेशन होना स्टार्ट होती जा रही है, आप देखें प्लेटलेट आगे एडहेर कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये हो जाती है कि इसे नैरो डाउन हो जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोनरी एस्पेक्ट में कोरोनाइटिस भी हमने होगी, उसमें अगर प्लाक डिस्ट्रीब्यूशन है या सीवियर कुछ कोरोनरी एस्पेक्ट हो गई है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, तो फिर इसकी निशान की चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि वो जो भी प्लाक है आगे एस्पेक्ट हो चुका है। अब अगर प्लाक डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, प्लाक तो बन गया है लेकिन वो डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है, तो इसमें से दो सिचुएशन जब यूरल थ्रोम्बोसिस है, वेरिएबल एब्स्ट्रक्शन सिग्निफिकेंट किस्म के एब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, जो वहाँ से अनक्लॉग होकर लीक भी कर सकता है, और इनफैक्ट जो है तो ज़ाहिर जो यानी वो वहाँ से प्लैग अगर मूव करेगा तो जहाँ भी जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा वो बॉडी एरिया आपका जो है अफेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा ओक्लूसिव थ्रोम्बस है, ठीक है जी, इसमें यानी कहीं एक जगह पे जाके ऑक्लूड कर देगा उसको, तो ऑब्वियसली उस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये इस वक्त बता रही हूँ कोरोनरी आर्टरी को अगर वो फुल ब्लॉक कर देगा बेटा तो उसको ओक्लूसिव थ्रोम्बस कहते हैं। वो थ्रोम्बस बन गया है, कोरोनरी आर्टरी को उसने पूरा ब्लॉक कर दिया है, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है, पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि म्यूरल थ्रोम्बोसिस, इसमें कम्प्लीटली ओक्लूजन नहीं होती, लेकिन कम्प्लीटली ओक्लूजन नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को एंजाइना तो होगा ना पेशेंट को, और अगर जाहिर है हम एक वक्त है कि हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे या हमें हमारा पेशेंट डायबिटिक भी हो सकता है, नहीं पता लगेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। जी बेटा, किसी स्टूडेंट ने कहा था मेरी आवाज़ नहीं आ रही, हल्का स्लो आ रही है, मैं तेज़ बोल रही हूँ, अब ठीक है? अच्छा, एक प्री क्लिनिकल फेज़ है, एक क्लिनिकल फेज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस की। देख लेते हैं। फैटी स्ट्रीक है, सबसे पहले आपकी नॉर्मल आर्टरी आपको नज़र आ रही है, जाहिर है फैट डिपोजिशन की वजह से। देखें पहले फैटी स्ट्रीक यानी थोड़ी थोड़ी सी फैट यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हुई, फिर फाइब्रो फैटी प्लैक बन गया है, यानी फैट का ही अकोमुलेशन का प्लैक बन गया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं एडवांस या वल्नरेबल प्लैक। एडवांस या वल्नरेबल प्लैक का मतलब ये है कि प्लैक इतना ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, फॉर्म हो चुका है कि ये आपकी जो ल्यूमन है उसको उसने बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया है, ठीक है। ये आपकी प्री क्लिनिकल फेज़ है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका जो पेशेंट है वो कोई इतने ज़्यादा साइन सिम्टम शो ना करे, लेकिन जो क्लिनिकल फेज़ है उसमें यानी यूजुअली यंग एज में ये चीज़ें जो प्री क्लिनिकल फेज़ है इसको तो लोग कोप कर जाते हैं, लेकिन मिडिल एज से एल्डरली एज में जब हम जाते हैं तो हमारे सामने क्लिनिकल फेज़ आना शुरू हो जाती है। फिर उसमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था म्यूरल थ्रोम्बोसिस का, यानी वो
मोबाइल होता है तो वो क्या करता है, वो आपकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स है उनको इतना ज़्यादा वीक कर चुका होता है कि वो या तो परमानेंटली डायलेट कर जाती है, जैसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं, या फिर वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और उसके अंदर से ब्लड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखिए मैंने यही लिखा हुआ है कि म्यूरल थ्रोम्बोसिस एम्बोलाइजेशन, ये मोबाइल होता है, वॉल को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। फिर प्लैक रप्चर, प्लैक, अच्छा एक तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी, एन्यूरिज्म या फिर रप्चर होगा, वॉल वीक होगी तो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, क्लिनिकल पिक्चर दूसरी ये हो सकती है बेटा कि प्लैक रप्चर कर सकता है, प्लैक या फिर इरोजन कर सकता है, प्लैक हेमरेज कर सकता है। ये यानी इसमें बेसिकली जो थ्रोम्बस बना हुआ था वो बेसिकली सिंपल रप्चर नहीं करेगा, लेकिन वो ओक्लूजन करना शुरू कर देगा, और जो प्लैक है वो रप्चर हो सकता है। यानी आपकी थोड़ा सा यानी कहना चाहिए कि थोड़ा सा जो आपका ब्लड का प्रेशर है वो प्लैक को रप्चर कर देगा और अपने लिए थोड़ा सा रास्ता बना लेगा। ठीक है, तीसरी जो क्लिनिकल सिचुएशन हो सकती है वो बेटा क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी प्लैक ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा वो प्लैक वहाँ पे ग्रोथ करके कि बिल्कुल वो स्टीनोज कर देगा आपकी आर्टरी को, बिल्कुल उसका जो ब्लड फ्लो है उसे स्टीनोज कर देगा, और ये क्रिटिकल स्टेनोसिस कहलाती है। ठीक है बेटा, कि हमने देख लिया कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आपको प्री क्लिनिकल फेज बताई मैंने क्या क्या चीज़ें होती हैं, और क्लिनिकल फेज में 3-4 चीज़ें हैं। अगर आपकी वॉल वीक है तो ऑब्वियसली एन्यूरिज्म या रप्चर हो जाएगा। अगर वॉल आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल है वो ज़्यादा जानदार है एज़ कम्पेयर टू योर थ्रोम्बस, तो वो थ्रोम्बस को इन्वेड कर सकती है, रप्चर कर सकती है उस प्लाक को। और तीसरी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल स्टेनोसिस की है। रिस्क फैक्टर्स बेटा, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो तो जाहिर है एज है, जेंडर है, जेनेटिक्स है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स भी हैं और वो मेजर हैं, यानी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर आप मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स को जो मेजर हैं उन्हें कम से कम अगर आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर लें तो आप इस डिजीज़ से बच सकते हैं। जैसे हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, और कुछ अदर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे अपनी डाइट अच्छी करें, ओबेसिटी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा हो सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस आ सकते हैं, अपनी पर्सनल हैबिट्स को चेंज करें कि जैसे रेगुलरली एक्सरसाइज करें। अब तो शॉर्टली इनको हम थोड़ा थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं आपके सामने। एज जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है बेटा, इट इज़ क्लिनिकली एविडेंट के आफ्टर मिडल एज बिटवीन एजेस ऑफ 40 to 60 के जो इंक्रीज कर जाता है इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शंस 5 फोल्ड, यानी इस एज के बाद 5 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के। और जेंडर की बात करें तो जो मर्द हजरात हैं उनमें दे आर ग्रेटर देन प्री मीनोपॉजल वुमेन, बट मेन आर इक्वल टू वुमेन बाय 7th और 8th डिकेड, यानी पोस्ट मीनोपॉजल ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से। यानी जो मर्द हजरात हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं प्री मीनोपॉजल वुमेन के मुकाबले में, यानी जो यंग वुमेन होती हैं या प्री मीनोपॉजल वुमेन होती हैं, आदमियों में ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके मुकाबले में मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के या एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। लेकिन जो मर्द हजरात है, तकरीबन ख़वातीन जब अपनी 70 और 80 की एज में चली जाती हैं तो फिर दोनों में चांसेस इक्वल हो जाते हैं। जेनेटिक्स में बेटा फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन बिल्कुल है, दिस इज़ वेल डिफाइंड हेरिडिटरी जेनेटिक डीरेंजमेंट इन लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जेनेटिकली अगर किसी के लिपोप्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स में होता है कि अगर आपकी फैमिली में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है तो आपके अंदर भी ये चांसेस हैं। सो फेमिलियर क्लस्टरिंग ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स सच एज हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं अगर मौजूद हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले से केयरफुल होना पड़ेगा, आपके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद बेटे मेजर रिस्क फैक्टर में हाइपरलिपिडीमिया देख लेते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज़्यादा होना। एलडीएल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, यानी नेगेटिव रिस्क फैक्टर है। इट मोबिलाइजेज द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द टिश्यूज टूवर्ड्स द लिवर। इट इज़ इंक्रीज बाय एक्सरसाइज एंड इथानॉल यूज एंड हाई डाइटरी इनटेक। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस है, लेकिन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर बॉडी में ज़्यादा है, चूँकि ये आपकी गुड प्रोटीन होती है, सॉरी गुड फैट्स होते हैं, सो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं। आप अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सरसाइज करते रहें तो उससे ये होता है कि जितनी भी आपकी एलडीएल के साथ जितना भी कोलेस्ट्रॉल बाइंड हुआ हुआ है वो एचडीएल की प्रेजेंस की वजह से वहाँ से वो उसे डिटैच करके आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म के लिए
भेज देता है। बाकी डाइटरी इनटेक है बेटा, ज़ाहिर है अगर आप फैट बहुत ज़्यादा लेंगे अपने डाइट में तो अल्टीमेटली हाइपरलिपिडीमिया होगा, जैसे स्पेशली बैड फैट्स आप ज़्यादा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स लेंगे। तो गुड फैट्स लेंगे जैसे ओमेगा 3 होता है फैटी एसिड फिश ऑयल में होता है, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। लो रेशो होना चाहिए ऑफ सैचुरेटेड टू पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, इट लोअर्स द रिस्क। यानी अगर आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो उसके मुकाबले में आपका पॉली अनसैचुरेटेड, या ये ज़्यादा बेटर होगा कहना कि फैट्स आप लें, ज़ाहिर है आपकी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपकी बॉडी का हिस्सा ज़्यादा होने चाहिए, डाइट का हिस्सा ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सैचुरेटेड फैट। अगर इस तरह की डाइट आप लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो डिजीज़ है इसका रिस्क कम होगा। बाकी बेटे हाइपरटेंशन का बहुत रोल है। मेन एजेस 45 टू 62 ईयर्स जिनका अगर ब्लड प्रेशर 169/95 तक रहता है तो दे आर मतलब 5 गुना ज़्यादा उनके अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेन जिनका बीपी नॉर्मल या कम रहता है, लाइक 140/90। यानी हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर 5 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं IHD के इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के। इसी तरह से सिगरेट स्मोकिंग का बहुत इफेक्ट है। सिगरेट स्मोकिंग जो है बेटा वो इंक्रीज़ कर देता है इंसिडेंस को और सिवियरिटी को एथेरोस्क्लेरोसिस की, दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, और आपकी HDL को भी डिक्रीज़ करता है। कोई शख्स अगर एक पैक या उससे ज़्यादा सिगरेट लेता है पर डे बहुत सालों तक, अगर वो इस तरह से करता रहे तो तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा उस शख्स के अंदर चांसेस होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और उसकी वजह से डेथ के। इसी तरह डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक तो ऑलरेडी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को इंड्यूस करवाता है, बाकी डायबिटिक पेशेंट्स में 2 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के, स्ट्रोक होने के और गैंग्रीन होने के, तो तकरीबन 100 to 150% ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर हैं आपको बताया, अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइजेज वगैरह कम करते हैं तो ऑब्वियसली उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस विच कैन लीड टूवर्ड्स द IHD इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। बाकी लाइफ स्टाइल है, अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइप ए किस्म पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेसफुल उनका इन्वायरमेंट होता है, तो ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं बेटे। उसके अलावा ओबेसिटी है, उसके अलावा मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं जैसे मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के। एथेरोस्क्लेरोसिस में डेवलप इन एब्सेंस ऑफ नॉन रिस्क फैक्टर, ये भी चीज़ है कि सम टाइम ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, यानी आपको इतने ज़्यादा उस शख्स के अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स नज़र नहीं आएंगे बट स्टिल एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स में हो सकता है। ओके, ये मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ा दी तकरीबन ये वही हैं। ये आप के साथ ज़ाहिर है मैं शेयर करूँगी, ये आप सब बच्चे ख़ुद डिटेल में पढ़ लें कि मैंने एक एक चीज़ को अलग अलग करके लिखा है कि अगर मैंने आपसे कहा है कि मेल्स में ज़्यादा चांसेस है तो उसका रीज़न क्या है, फीमेल में ज़्यादा चांसेस है तो उसका रीज़न क्या है, सिगरेट स्मोकिंग में ऐसी क्या चीज़ है जो पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या फिर एंडोथेलियल इंजरी या फिर इस एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है। हर एक चीज़ को मैंने अलग अलग करके लिखा है, ये आपने खुद पढ़ना है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑब्वियसली विल डिपेंड अपॉन कि किस आर्टरी को उसने ब्लॉक किया है। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो सकती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोज द आर्टरीज क्लोज टू योर हार्ट यू मे डेवलप कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज विच कैन कॉज चेस्ट पेन, एंजाइना और अ हार्ट अटैक। इसी तरह से कैरोटिड आर्टरी डिजीजेज हैं बेटे। व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोज द आर्टरीज विच आर क्लोज टू योर ब्रेन you may develop carotid artery disease which can cause a transient ischemic attack or stroke. Aneurysms हैं जो अभी आपको क्लिनिकल फेज में पढ़ाया। Atherosclerosis can also cause aneurysms. This is a serious complication that can occur anywhere in your body. An aneurysm is basically a bulge in the wall of your artery. Pain and throbbing in the area of an aneurysm is a common symptom. If an aneurysm burst, अगर वही दूसरी सिचुएशन उसी के साथ आपको क्लिनिकल फेज में पढ़ाई थी कि वो बर्स्ट भी कर सकता है, ब्लीड भी कर सकता है। अगर एन्यूरिज्म बर्स्ट कर जाएगा तो you may face life-threatening internal bleeding. Although this is usually a sudden catastrophic event, a slow leak is possible. If a blood clot within an aneurysm dislodge, it may obstruct an artery at some distant point. बाकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेज है, जब आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस नैरो कर देगा आर्टरीज को इन योर आर्म्स और लेग्स, यू मे डेवलप सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन योर आर्म एंड लेग्स कॉल्ड द पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेज। दिस कैन मेक यू लेस सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। क्यों? क्योंकि जाहिर आप ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, वो एरिया आपका कैसे सेंस कर सकेगा, आपकी नर्व्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ बर्न। इन रेयर केसेस पुअर सर्कुलेशन इन योर आर्म और लेग कैन कॉज द टिश्यू डेथ, यानी गैंग्रीन भी हो सकता है।
असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देख लेते हैं कि क्या बेसिकली किस तरह हम असेस करेंगे। डॉक्टर may find signs of narrowed, enlarged, or hardened arteries during a physical examination. This include a weak or absent pulse below the narrowed area of the artery, decreased blood pressure in an affected limb, wheezing sound यानी bruits over the arteries heard with a stethoscope, sign of a pulsating bulge यानी aneurysm in the abdomen or behind the knee, यानी उसमें dilated आपको एक bulge नजर आएगा dilatation of the arteries की वजह से, लेकिन उसमें आपको pulse feel होगी। Evidence of poor wound healing in the area where blood flow is restricted. Depending on the results of the physical examination, doctor may suggest one or more diagnostic tests. उसमें बेटे हम blood test करवा सकते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट है। अदर उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत है कुछ इमेजिंग करवाने की तो वो हम करवा सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह। अब बाकी एंजियोग्राम है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स की ग्राफी बेसिकली करवाई जाएगी, और ईसीजी। ब्लड टेस्ट में लैब टेस्ट डिटेक्ट करेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड शुगर को, जो कि ऑब्वियसली बताएंगे कि पेशेंट हमारा थीरोस्क्लेरोसिस के रिस्क पर था, तो फिर हम उस तरफ मूव करेंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ये स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड डिवाइस होती है बेटा जो कि मेजर करती है ब्लड के प्रेशर को एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द आर्म और लेग। दीज मेजरमेंट्स कैन हेल्प द डॉक्टर कि वो डिग्री ऑफ ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर सकता है, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। बाकी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट है, दिस टेस्ट कैन tell if one have atherosclerosis in the arteries in your legs and feet. Doctor may compare the blood pressure in ankle with the blood pressure in the arm. This is known as the ankle brachial index. An abnormal difference may indicate peripheral vascular diseases which is usually caused by the atherosclerosis. यानी इन दोनों में ब्लड प्रेशर चेक किया, अगर आपको डिफरेंस मिला तो इट मीन्स कि पेशेंट आपका पॉजिटिव है फॉर द एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट। फिर ईसीजी है, ईसीजी जाहिर है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पूरा रिकॉर्ड कर रही होती है। सो एन ईसीजी कैन ऑफन reveal evidence of a previous heart attack or one that is in progress if sign and symptom occur most often during exercise. एंजियोग्राम है बेटा, टू व्यू, सिंपल नाम से समझ आ रहा है, इसमें बेसिकली हम जो है ना एंजियोग्राफी ही करते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें बेसिकली हम फ्लो देखते हैं ब्लड का थ्रू हार्ट, ब्रेन, आर्म, लेग। डॉक्टर एक डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर एक्सरे के थ्रू हम पिक्चर्स लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कहाँ कहाँ हमारी जो डाई है वो नहीं पहुंच पा रहा, तो ज़ाहिर वहाँ पे नैरो स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ब्लॉकेज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरे मैंने आपको पहले बता दिया, सीटी स्कैन है, एमआरआई वगैरह, एमआरए है यानी एंजियोग्राम करवाना है ज़ाहिर है, मैग्नेटिक रेजोनेंस का। बाकी कैल्शियम से हमें इन सारी चीज़ों में ये पता लग जाता है कि कहीं आर्टेरियल वॉल के साथ किसी भी चीज़ की डेपोजिशन है या कहीं नैरो डाउन हुई हुई है या कहीं एन्यूरिज्म हुआ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आएँ, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, मेडिकेशन और सर्जिकल प्रोसीजर जो भी रिकमेंड किए जाते हैं उसे फॉलो करें। वेरियस ड्रग्स कैन स्लो और समटाइम इवन रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। हियर आर सम कॉमन चॉइसेस, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन है, अग्रेसिवली ये लोअर डाउन करते हैं आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को। दे कैन स्लो, स्टॉप और इवन रिवर्स द बिल्डअप ऑफ द फैटी डिपॉजिट्स इन द आर्टरीज, बूस्टिंग योर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में आप बढ़ा देंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि वो उसको क्योंकि रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। बाकी बेटे एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन जाहिर है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन जैसे एस्प्रिन वगैरह। ये क्या करेंगे, ये प्लेटलेट्स की जो एडहेजन्स है वो जो नैरोड आर्टरीज के अंदर एक एक जगह जाके क्लैम्प बना रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उन चीज़ों को जाहिर है ये ख़त्म कर देंगे एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन। तकरीबन यही काम एंटीकोगुलेंट करेगा क्योंकि वो ब्लड को थोड़ा सा थिन करेगा और फ्लो को अच्छा करेगा। ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है, मेडिकेशन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। हमने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी एंडोथेलियल इंजरीज हो सकती हैं। सो जिसमें मेडिकेशन क्या क्या है बेटा, बीटा ब्लॉकर हैं, एसी इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो ये आपकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर सकती हैं। कुछ और मेडिकेशन है, डॉक्टर में सजेस्ट सर्टेन मेडिकेशन टू कंट्रोल द स्पेसिफिक रिस्क फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस सच एज डायबिटीज। समटाइम मेडिकेशन टू ट्रीट द symptoms of atherosclerosis such as leg pain during exercise are prescribed. Sometimes more aggressive treatment is needed if you have severe symptom or a blockage that threaten muscle or skin tissue survival. You may be a candidate for one of the following surgical procedures: endarterectomy and
आर्टरेक्टमी करनी पड़ सकती है हमें इन सम केसेस. फैटी डिपॉजिट मस्ट बी सर्जिकली रिमूव फ्रॉम द walls of a narrowed artery. When the procedure is done on arteries in the neck, the carotid artery, it is known as carotid and arterectomy. यानी सिंपल, जहाँ पे भी जिस आर्टरी में प्लैग मौजूद है, फैटी डिपॉजिट मौजूद है, उसे हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं. ज़ाहिर इट विल डिपेंड अपॉन कि हमें ज़रूरत है या नहीं है. बाकी बेटे एंजियोप्लास्टी है. इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, ये डॉक्टर इंसर्ट अ लॉन्ग थिन ट्यूब, जिसे हम कैथेटर कहते हैं, जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी, आपको पता है जिस तरह से हार्ट की भी एंजियोप्लास्टी होती है, तो जो ब्लॉक्ड वेसल है उसके अंदर कैथेटर डाल के उसे हम इन्फ्लेट कर देते हैं. उसके थ्रू जो एक एरिया है वो मिल जाता है ब्लड के फ्लो के लिए. A wire with a deflated balloon is passed through the catheter to the narrowed area. The balloon is then inflamed, compressing the deposit against your artery wall. A mesh tube यानी stent is usually left in the artery to help keep the artery open. Angioplasty may also be done with laser technology. Thrombolytic therapy इसके अलावा बेटा, if you have an artery that is blocked by a blood clot, your doctor may insert a clot dissolving drug into your artery directly. फिर वो आपकी आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं. उसका काम क्या होता है, उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देना. बाईपास सर्जरी है बेटे, योर डॉक्टर में क्रिएट अ ग्राफ्ट बाईपास यूजिंग अ वेसल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी और अ ट्यूब मेड ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक. दिस अलाउज ब्लड टू फ्लो अराउंड द ब्लॉक्ड और नैरोड आर्टरी. बाईपास सर्जरी आपको पता है कि जो नैरोड पोर्शन होता है उसको बाईपास करके हम आर्टिफिशियली या फिर बॉडी का ही ग्राफ्ट यूज करके ब्लड वेसल का हम बाईपास सर्जरी कर लेते हैं. लाइफ स्टाइल चेंजेस और होम रेमेडीज़ में यही है कि स्मोकिंग स्टॉप कर दी जाए, एक्सरसाइज की जाए, हेल्दी फूड ली जाए, स्ट्रेस को मैनेज करें, और वो तमाम कंडीशन जो डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल कर सकती हैं उन्हें आप मैनेज करें. प्रिवेंशन यही है, द सेम हेल्थी लाइफ स्टाइल चेंजेस रिकमेंडेड टू ट्रीट द एथेरोस्क्लेरोसिस. इट आल्सो प्रिवेंटेड. और स्मोकिंग स्टॉप करें, ईटिंग हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली हो, ये सारी चीज़ें, अपना वेट रिड्यूस करें. जस्ट रिमेंबर टू मेक चेंजेस वन स्टेप एट अ टाइम एंड कीप इन माइंड व्हाट लाइफ स्टाइल चेंजेस आर मैनेजेबल फॉर यू इन लॉन्ग रन. सो दिस इज़ द रेफरेंस. कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लीजिए, और आप जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें.
ओके स्टूडेंट, जो अटेंडेंस में मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं, स्टूडेंट अपना नाम सुन लें, उनमें से कोई प्रेजेंट है तो अटेंडेंस मार्क करवा दे। हमारा तैयब, अनीला, जावेद, अक्सा, लियाकत, अरूज, फवाद, बिनिश, सरवर, हाफसा, फरवा, मदीहा, फातिमा, महनूर, ये सब एब्सेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। अरूज असलम की हो चुकी है अटेंडेंस। ओके, मोहम्मद यासिर, नफीसा ताहिर, कुरुतुलैन, राबिया हसन, रमीन फातिमा, रिदा अहमद, रिदा तनवीर, रुकैया नूर, सबा परवेज, साफिया शमशीर, सायरा मुंशी, सारा, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ुनैरा नसीम, सना नाज और फ़िज़ा मुनीर, ये सब एब्सेंट है। इनमें से कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ले। 23, 24 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, बट अटेंडेंस सिर्फ 21 स्टूडेंट्स की मार्क हुई है। मैं रिकॉल कर चुकी हूँ नेम्स जो एब्सेंट हैं। अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है, मुझसे मिस हो गया है, तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। हदीका हो गई है आपकी, अरूज असलम की भी हो गई है, निमरा जावेद भी हो गई, दोनों निमरा हो गई हैं। माहम अफसल, माहम आपकी भी हो चुकी है। चलें स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम कोई न्यू डिजीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बिनीत सरवर, आपकी भी अटेंडेंस मार्क हो गई है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।